हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ शिक्षण संस्थान। ये है जय प्रक्रम का दूसरा लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें कुछ बच गया था। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के चरण। फिर उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया है हमारी किताब में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है या नहीं, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है या नहीं, वो पढ़ेंगे। फिर एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए। हालांकि मैंने 2 पॉइंट इसके बारे में बता रखा है, लेकिन फिर भी हम इसे डिटेल में और पढ़ेंगे क्योंकि खनिज वगैरह और चाहिए होता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के चरण। तो इसमें क्या होता है, अब तक आप देख रखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है वातावरण से CO2 अवशोषित करके, जमीन से जल खींच करके, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज बनता है पत्तियों में। यही होता है प्रकाश संश्लेषण। और इसका आपने फार्मूला भी पढ़ा है, 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यही होता है, मतलब CO2 एंड जल के अणु मिल करके ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में कुछ ऑक्सीजन और जल के अणु बनाते हैं। यही होता है। तो इसके चरण क्या है, सबसे पहले पत्तियों में जो क्लोरोफिल मौजूद है हरे रंग का, वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अगले में वही प्रकाश ऊर्जा पत्तियों में रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। फिर अगले में वही रासायनिक ऊर्जा जो जड़ से जल आता है, उस जल को तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग अणु बनाते हैं। फिर अगले में जो पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड सोखा जाता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन के अणु को अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन को उसमें जोड़ करके बना दिया जाता है ग्लूकोज। बस यही होता है। तो इससे बन जाता है ग्लूकोज और साथ में अपचयन प्रक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन के कुछ अणु टूटते भी हैं, तो जिसकी वजह से कुछ ऑक्सीजन वायुमंडल में निष्कासित होता है। इसलिए कहते हैं प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलता है। तो ये है बेसिकली चरण हमारा। उसके बाद हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे अपचयन और उपचयन के बारे में, क्योंकि किताब में ये शब्द दे रखा है लेकिन बताया नहीं है कि एक्चुअली में क्या है। तो ध्यान से समझिएगा। अपचयन, इंग्लिश में इसे रिडक्शन कहते हैं। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का टूटना। ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन अणु जुड़ेगा और ऑक्सीजन टूटेगा तो प्रक्रिया अपचयन कहलाएगा। एक दूसरी प्रक्रिया है उपचयन, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। इसमें हाइड्रोजन टूटते हैं, ऑक्सीजन जुड़ते हैं, जस्ट उल्टा, बस यही है। इसको देखिए यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण के चरण। सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। फिर प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। फिर जल जो जमीन से आया था वो अणु का विखंडन कर देते हैं। कौन? रासायनिक ऊर्जा विखंडन करके जल का रासायनिक सूत्र जानते हैं, H2O होता है। उसमें से हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 अलग अलग हो जाते हैं। जैसे देखिए H2O जल के अणु तोड़ दिए गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर यही जो हाइड्रोजन के अणु निकलते हैं पत्तियों से, कार्बन डाइऑक्साइड जो आ रहा था उसके साथ मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताया, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का टूटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का टूटना। उपचयन, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का टूटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, बस यही है। इसको उतार लीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं कि सवाल है हमारे पास कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्लोरोफिल आवश्यक है। तो हाँ, ये आवश्यक है। ये आपका 5 नंबर में आएगा। इस सवाल के ऊपर आप 5 नंबर लिख लेंगे। तो इसका आंसर देंगे कि हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इसके प्रमाण में लिखेंगे कि हम सबसे पहले एक गमला लेंगे, उसमें मनी प्लांट लगा होगा हमारा। उस मनी प्लांट को हम 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ताकि वो सूर्य की रोशनी से दूर रहे और उसके पत्तों में जितना मंड संचित हो रखा था वो सब खा पी के खत्म कर ले।
और उसकी पत्तियों में मंड का अवशेष भी ना बचे। फिर 3 दिनों के बाद उस गमले को उठा करके सूर्य प्रकाश की रोशनी में 6 घंटे के लिए रखेंगे। 6 घंटे में उसमें कुछ प्रकाश संश्लेषण होगा, कुछ मंड बनेगा। तो उस 6 घंटे के बाद उसमें से हम एक हरी पत्ती को तोड़ेंगे, उसे सबसे पहले उबलते पानी में डाल देंगे, कुछ मिनटों तक उबाल लेंगे, फिर उस पत्ती को निकालेंगे, अल्कोहल से भरे हुए बर्तन में डाल देंगे और उस पूरे बर्तन को फिर उबलते हुए पानी में डाल करके अल्कोहल उबलने तक उसमें रखे रहेंगे। फिर उसमें से पत्ती को निकाल करके आयोडीन का तनु विलयन का मतलब होता है पानी में कम आयोडीन डालते हैं, हल्का। जैसे आपको शरबत बनाना हो तो 2 तरीके के शरबत होते हैं। एक तो जो चीनी प्रेमी होते हैं वो शरबत नहीं पूरे शहद ही बना देते हैं। 1 गिलास पानी में 2 गिलास चीनी, बन गया शहद, उसको पीते हैं, तो वो होता है गाढ़ा विलयन। और अगर 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी या 1 चम्मच चीनी डाल के बस घुला दिया, इसको हम बोलेंगे हल्का विलयन। तो उसी तरह हम तनु का आयोडीन का तनु विलयन बना रहे हैं। हल्का विलयन मतलब पानी में थोड़ा सा आयोडीन डाला है, वैसा विलयन। तो वैसा विलयन बना करके उस पत्ती को उसमें डाल देंगे और पत्ती को निकाल के अच्छे से पानी से धो लेंगे। अब वो पत्ती बैंगनी रंग का दिखाई दे रहा है, तो अगर पत्ती बैंगनी रंग का है तो ये सूचक है कि पत्ती में मंड बना है। पत्ती में मंड को इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं, पत्ती में स्टार्च बना है। तो बस यहाँ से हम सीधा सीधा प्रूफ ही कर दिए कि हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। आपको याद कैसे रखना है, ये ज़्यादा जटिल है नहीं। आपको बस सीधा सीधा बोल देना है कि हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। और परमान में बस आपको एक पौधा ले लेना है, उसको अंधेरे कमरे में 3 दिन के लिए रख के सारा मंड खत्म कर देना है। फिर 6 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रख देना है। उसमें से एक हरी पत्ती लेना है, हरी पत्ती में क्लोरोफिल होता है। बस उसमें क्या करना है, 3 चीज़ों से गुजारना है। पहले उबलते पानी में डालेंगे, फिर एक बर्तन में अल्कोहल भरा होगा, उसमें उस पत्ती को डाल के फिर उबलते हुए पानी में डालेंगे। बर्तन को, अल्कोहल को नहीं, बर्तन को डालेंगे ताकि बर्तन गर्म हो, उसके अंदर अल्कोहल भी उबल जाए। मतलब अल्कोहल में दोबारा से उबालेंगे, फिर आयोडीन के तनु विलयन में डाल के निकाल के धो लेंगे। बस इतना करना है। तो अगर पत्ती बैंगनी हुआ तो हाँ, स्टार्च है। तो बस इसी चीज़ को लिखते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है क्या? तो ये सवाल है 5 नंबर में पूछा जाएगा। हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रमाण के तौर पे एक गमले में मनी प्लांट लेते हैं, उसे 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में रखते हैं। ठीक है, रख दिया हमने। यहाँ पे ना, यहाँ पर फोटो एक रहेगा ना तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं बनाना मुझसे रह गया। आप यहाँ पे एक ऐसे छोटा सा गमला बना दीजिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे मनी प्लांट दिखा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे। उसके बाद उसे 6 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रखते हैं। रखने के बाद उसमें से एक पत्ती, हरा पत्ती लेकर के तोड़ लेते हैं और उबलते पानी में कुछ मिनट तक रखते हैं। उबलते पानी के बाद अल्कोहल में रख के फिर उसे उबालते हैं और फिर वहाँ से निकाल के तनु आयोडीन विलयन में डाल देते हैं। और उसके बाद उसे निकाल के पानी से धो के पत्ती को देखते हैं तो वो बैंगनी रंग का होता है। और बैंगनी रंग सूचक होता है किसका? मंड का। बस यही है। यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसको अच्छे से उतारिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, एक 5 नंबर का सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है? तो इसके आंसर में हम बोलेंगे हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। प्रमाण के तौर पे हम इस बार 2 गमले लेंगे, उसमें हम 2 हरे हरे पौधे लगा देंगे और सेम टू सेम उसी तरह दोनों गमले को 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे, ताकि जितना भी उसमें मंड संचित था वो सब खा पी के ख़त्म कर ले वो। फिर उसके बाद दोनों को लेंगे, धूप में लाएंगे और इस बार दोनों गमले को अलग अलग कांच के जार से ढक देंगे। कांच के जार समझते हैं ना, जिसमें हम लोग अचार बोझ देते हैं, रख देते हैं, वही एकदम साफ सुथरे कांच के जार से ढक देंगे। एक गमले के पास कांच के जार के अंदर KOH रख देंगे, प्लेट में KOH रख देंगे। KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। ये बेसिकली अपने आसपास के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को सोख लेता है और अपने आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म कर देता है। तो
एक गमले के पास में जार के अंदर KOH रख देंगे, ताकि जार के अंदर जो भी वातावरण है गमले के आसपास, उसमें जितना कार्बन डाइऑक्साइड हो सब KOH सोख ले, और पेड़ के लिए, पौधे के लिए आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड बचे ही ना। दूसरे गमले जिसे हमने अलग से एक बेल जार से ढका हुआ है, उसमें KOH नहीं रखेंगे, मतलब उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होंगे। अब इसको 6 घंटे के लिए हम धूप में छोड़ देंगे। 6 घंटे के लिए छोड़ने के बाद बेल जार हटाएंगे, दोनों पौधों में से एक एक पत्ती लेंगे और फिर दोनों का हम मंड परीक्षण करेंगे। मंड परीक्षण कैसे करते हैं जानते ही हैं, उबलते पानी में डालो, फिर निकाल के अल्कोहल में डाल दो, फिर अल्कोहल को कुछ मिनटों तक उबालो गर्म पानी में डाल के, फिर वहाँ से पत्ती निकाल के आयोडीन के तनु विलयन में डालो, और डालने के बाद पानी से धो दो। अगर बैंगनी हुआ तो मंड है, बैंगनी रंग का नहीं हुआ तो मंड नहीं है। तो यहाँ से जब हमने मंड परीक्षण किया तो पता चला कि वो वाला गमला जिसके पास में KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था, उस वाले गमले के पत्ती जो है वो बैंगनी कलर का नहीं हुआ, मतलब उसमें स्टार्च नहीं बना। मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अणु नहीं था उसके आसपास में, उसमें नहीं बना मंड। लेकिन जिसमें KOH हमने नहीं रखा था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के अणु सोखने वाला हमने नहीं रखा, मतलब उसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड था, उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ, मंड बना, उसकी पत्ती बैंगनी हुई। तो यहाँ से पता चला कि हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। इसी को यहाँ पे देखिए, सवाल है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आवश्यक है क्या? तो हम ये 5 नंबर में है, यहाँ लिखिएगा 5 नंबर। हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। प्रमाण, 2 हरे पौधे लेते हैं, अलग अलग गमलों में ले लिया है हमने, दोनों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं ताकि संचित मंड पूरा खत्म हो जाए। उसके बाद दोनों गमलों को धूप में लाते हैं, हमने ले आया। एक गमले के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH रखते हैं और दोनों को वायुरोधी में क्यों कर रहा हूँ कि वो जो जार से हमने गमले को ढका है ना, उसमें से अगर वायु आर पार हो ही जाएगा तो बाहर से तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के अणु चले ही जाएंगे ना। तो हमें वायुरोधी बनाना है, हमें जार को इतने अच्छे से फिट करके रखना है ताकि बाकी बाहर से हवा अंदर ना जा सके और अंदर वाली हवा बाहर ना आ सके, इसलिए वायुरोधी। कांच के बेल जार से ढककर धूप में 6 घंटों के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ दिया हमने, KOH क्या करता है? CO2 का अवशोषण करता है। ये देख लीजिए, दोनों गमले को हमने बेल जार से ढका हुआ है, एक बेल जार के अंदर KOH रखा है, एक में नहीं रखा है। ये जो रखा है तो इसमें जो CO2 होगा आसपास में वो सोख लेगा, इसमें नहीं सोखेगा, तो इसमें आसपास में CO2 के कण मिलेंगे। ये क्या है? CO2 है, CO2 के कण मिलेंगे, इसमें CO2 नहीं मिलेंगे। 6 घंटे बाद दोनों पौधों से एक एक पत्ती लेकर उसका मंड परीक्षण करते हैं। तो मंड परीक्षण करते हैं तो बिना KOH वाले पौधे, मतलब इसमें पत्ती जो है वो बैंगनी रंग की होती है। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। इसको उतारिए। अब हम देख रहे हैं पत्ती का थोड़ा सा संरचना की पत्ती होता कहाँ है, पत्ती में क्लोरोफिल कहाँ होता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हमारे पास एक पत्ती है, एक पौधा है, उसमें से हमने एक पत्ती तोड़ लिया, उसको हम बीच से कैंची से काट रहे हैं, किचिक 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 करके हमने कैंची से काट दिया। काटने के बाद पीछे वाला हिस्सा जब हम सामने करके देखते हैं तो पत्ती सामने से ऐसे थोड़ा सा मोटा सा दिखाई देता है हमें, हालांकि बहुत पतला दिखता है, लेकिन हमें जब स्ट्रक्चर देखना है तो मैं यहाँ पे मोटा दिखा रहा हूँ, सामने से कटा हुआ मोटा दिख रहा है। इसी का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है। पत्ती का एक ऊपरा सिरा होता है, जो पत्ती ऊपर की ओर होता है ना, पत्ती का एक ऊपरा सिरा, एक निचला सिरा। जब पत्ती को ऐसे सीधे ऐसे रखेंगे तो पत्ती बिल्कुल ऐसा होगा, एक ऊपर का सिरा होगा और एक नीचे का सिरा। तो यही मैंने दिखाया। ये जो छोटी छोटी कोशिका हैं, ये सब छोटी छोटी कोशिका हैं, छोटी छोटी कोशिका मिल करके ये पत्ती की ऊपरी बाह्य त्वचा बना रही है और ये पत्ती की निचली बाह्य त्वचा बना रही है। तो ध्यान रखिएगा, पत्ती के ऊपरी बाह्य त्वचा में छेद ना के बराबर होता है कभी कभी कहीं कहीं होता है, लेकिन बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। निचली त्वचा में पत्ती में छेद होता है
उसी को हम रंध्र कहते हैं शुद्ध हिंदी में, इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। वहीं छेद से पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। आप आदान प्रदान मतलब आवागमन होता है। गैस कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल से सोखते हैं, उसी रास्ते से जाता है। पत्ती के नीचे छेद होता है, रंध्र होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन बनता है ना, तो वो उसी छेद से बाहर आ जाता है। समझ गए? तो पत्ती के निचली बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छेद होते हैं, जो बिल्कुल इस तरीके के होते हैं। ये छेद है, इसके दोनों तरफ सीम के बीज के जैसे, ऐसे लगेगा सीम के बीज को हमने ना ऐसे बीच से फाड़ दिया है, ऐसे दिख रहा है। बीच में छेद है, दोनों तरफ सीम के बीज के आकार का द्वार कोशिका होती हैं। द्वार समझते हैं ना, गेट, दरवाजा, वैसी द्वार कोशिका होती हैं। तो यही है। और ये दोनों के बीच में हमारा जो कोशिका होता है, उसे हम कहते हैं हरित लवक। शुद्ध हिंदी में हरित लवक, इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट। और बिहार बोर्ड जानते हैं, इंग्लिश को हिंदी में लिख के देता है, हरित लवक नहीं देगा, वो क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में लिख के देगा। तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वो ऐसी कोशिका होती है लंबी सी, उसके चारों तरफ बिंदु बिंदु जैसे संरचना होते हैं। यही बिंदु क्लोरोफिल है। ये बिंदु हरे रंग के होते हैं। एक कोशिका में लाखों ऐसे बिंदु होते हैं। मैं तो आपको साफ दिखाने के लिए कम दिखा रहा हूँ, कई होते हैं, लाखों होते हैं। और लाखों क्लोरोफिल के छोटे छोटे कण होते हैं। अब ये छोटा सा कोशिका में लाखों हरे हरे बिंदु जैसे स्ट्रक्चर आएंगे, तो पूरा का पूरा कोशिका ही हरा दिखेगा। अब वो छोटे छोटे हरे हरे कोशिका एक पत्ते में लाखों होंगे, करोड़ों होंगे, तो पूरी पत्ती हरी दिखती है। और वैसे वैसे लाखों पत्तियां एक पेड़ में होती हैं हरी हरी, तो पूरा पेड़ हमें हरा दिखता है। तो असल में हरा सिर्फ क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट हरा दिखता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण से पत्ती हरा दिखती है, और पत्ती की वजह से पूरा पेड़ हरा दिखता है। सिंपल। तो यही है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो बिंदु है वह क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। समझ गए? अब रंध्र के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो पत्ती की निचली सतह पे जो छेद होता है ना, उसके बारे में। यहाँ पे देखिए, पत्ती का निचली सतह, पत्ती का निचला सतह हमने लिया, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। सीम के बीज का जो छेद है ना, इसमें ये जो बीज का छेद है उसे हमने रंध्र कहा है, स्टोमाटा। यहीं से गैसों का आवागमन होता है। तो ये हमेशा दरवाजा खुला नहीं रहता। कभी ऐसा हुआ है कि घर में हमेशा दरवाजा खुला रखते हो? नहीं, दरवाजा बंद भी होता है। कौन करता है? गार्ड। इंग्लिश में गार्ड सेल कहते हैं इसे, हिंदी में द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये बंद कैसे करता है? द्वार कोशिका है ना, इसमें जब पानी भर जाता है, ये जो बीन जैसा दो दो सेल दिख रहा है ना, दो दो कोशिका दिख रहा है, इसमें जब पानी भर जाता है ना, तो ये फूल जाते हैं। और फूल जाते हैं जिसकी वजह से इनका जो छेद है वो खुल जाता है। और जैसे ही गर्मी पड़ने लगती है, तो इसमें से पानी बाष्पीकृत हो जाते हैं, वेपोराइज्ड हो जाते हैं, मतलब पानी उड़ जाते हैं, तो ये सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ के चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं तो द्वार कोशिका बंद हो जाती है। ये जो अति रंध्र, रंध्र जो है छेद, वो बंद हो जाता है। बस गैसों का आवागमन खत्म। सिंपल। तो यही है, द्वार कोशिका में जब पानी भर जाता है तो वह फूल कर रंध्र जो है छेद को खोल देता है, और जब पानी सूख जाता है तो सिकुड़ कर छेद को बंद कर देता है। यही है सिंपल। बस इसको उतारिए। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो पेड़ है, ये प्रकाश संश्लेषण तो कर लेते हैं, और खाना भी बना लेते हैं, ग्लूकोज भी ले लेते हैं, इससे वृद्धि भी करते हैं। लेकिन इन्हें कच्ची सामग्री चाहिए, तो कच्ची सामग्री मैंने आपको बताया भी है, और इस वक्त मैं डिटेल में और बता देता हूँ। कच्ची सामग्री में सबसे पहले पेड़ को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो वातावरण से सोख लेते हैं पत्तियों के द्वारा। फिर उसके बाद इन्हें चाहिए जल, जल जो कि मिट्टी से सोख लेते हैं जड़ के द्वारा। फिर इन्हें ना कुछ खनिज भी चाहिए। खनिज में सबसे ज़्यादा चाहिए इनको नाइट्रोजन, फिर चाहिए फास्फोरस, फिर इसके बाद इन्हें चाहिए लोहा, फिर मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें चाहिए। और खासकर इनमें जो नाइट्रोजन जाता है वो NO2- और NO3- के रूप में जाता है, मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में। शुद्ध नाइट्रोजन ये ले ही नहीं सकते, क्योंकि शुद्ध नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। तो वायुमंडल में से सबसे पहले कुछ जो छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं ना, मिट्टी में पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन को सोख लेते हैं, और सोख करके
मिट्टी में उसको स्थापित करते हैं नाइट्राइट के रूप में, और वही मिट्टी में से नाइट्रेट और नाइट्राइट पौधे सोख करके लेके चले जाते हैं अपने घर में, और वहाँ पे बस खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो यही मैंने लिखा है। पौधों के लिए कच्ची सामग्री, सबसे पहले CO2 वातावरण से पत्ती के द्वारा ले लेता है, H2O जल मिट्टी से जड़ के द्वारा लिया जाता है, फिर तीसरा है खनिज, मिट्टी से ही लिया जाता है जड़ के द्वारा, सबसे अधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। नाइट्रोजन किस रूप में लिया जाता है? नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्राइट NO2 माइनस। पेड़ है मिट्टी से, ये दोनों इस तरीके से लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जैव प्रक्रम का लेसन नंबर 2 का हम खत्म करते हैं, और फिर हम आगे मिलते हैं लेसन नंबर 3 में। धन्यवाद।